हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। अब दिमाग में थोड़ा सा टेम्पररली कुछ फीलिंग्स होंगी, लाइक फियर, होप, एंजाइटी या पैनिक। लेकिन जस्ट रिजल्ट्स के बाद 99% बच्चे कुछ डिसीजंस गलत करते लेते हैं रिगार्डिंग देयर कॉलेज, रिगार्डिंग देयर ड्रॉप और रिगार्डिंग देयर सम अदर स्ट्रीम्स। तो मैं अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस और सभी बच्चों से जो मैंने कनेक्ट किया है और जो पता किया है, प्लस मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और स्टैटिस्टिक्स, ऑब्वियसली जो डेटा कहता है, वो तीनों आपसे अगले मिनट में शेयर करने वाला हूं, 5 मिनट में। और हम फिर एक कंक्लूजन भी लास्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 बोर्ड का रिजल्ट जब आता है तो वहां पे मैंने क्या फील किया, ये कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर और पेरेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट को कैसे ले। जैसे मैंने देखा, जब 10th में रिजल्ट आता है तो तुरंत बच्चे को लेबल कर देते हैं कि इस परसेंटेज वाले बच्चे को तो साइंस लेनी चाहिए, इस परसेंटेज वाले बच्चे को तो कॉमर्स लेना चाहिए, इस परसेंटेज वाले बच्चे को तो आर्ट्स लेना चाहिए। मतलब ठीक है, सोसाइटी ने, पीयर ग्रुप ने डिसाइड कर दिया है, बट यहां सबसे इंपॉर्टेंट है क्या आपने माना है, आपका माइंडसेट क्या है। तो आपका माइंडसेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के बाद। जैसे मैंने बहुत अपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 10th में कम परसेंटेज होने के बाद भी फाइट किया, खुद पे भरोसा दिखाया, नहीं मैं साइंस में अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी, एंड उन्होंने उस स्कूल में एडमिशन लिया जहां पे उन्हें साइंस मिल रही थी। क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि कम परसेंटेज पे साइंस भी नहीं मिलती है, और वो अच्छा कर गए। और कुछ बच्चे अच्छी परसेंटेज पे भी साइंस में अच्छा नहीं कर पाए। तो मुझे एक चीज तो समझ आई कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग लेबल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें उस लेबल को एक्सेप्ट नहीं करना है। हमें मानना है कि वी आर बेस्ट एंड वी कैन डू। जो बिल्कुल अंदर से इस बात को समझ लेते हैं, पेरेंट और बच्चे इस चीज को टैकल करते हैं, वो बहुत अच्छा 10th के बाद ही करते हैं। सेम वे 12th का रिजल्ट आता है। 12th का रिजल्ट आता है, दिमाग में तीन बातें आती हैं। फर्स्ट, कि सबके पास सक्सेस का प्लान है भाई मूवीज से, क्योंकि ज्यादातर बच्चा या यूथ किससे इंस्पायर है, मूवीज या सोशल मीडिया से। तो पहले दिमाग में आता है कि सबके पास सक्सेस का प्लान है, फेलियर का प्लान नहीं है। जब कॉलेजेस में या अच्छी जगह एडमिशन ही 85% या 90 के बाद होते हैं, तो बाकी बच्चों को फेल कर दिया जाए, उन्हें पास ही क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सब एक बहुत ही नैरो, अगर मैं बात करूं, बहुत नैरो ओपिनियन है। अगर मैं बात करूं तो वर्ड फेलियर यूज ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में परसेंटेज आया और वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ या कुछ चीजें वर्क नहीं की, दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें नहीं सोचना है। तो रिजल्ट्स में अब क्या होगा, जैसे ही रिजल्ट आया तुरंत या तो हम खुद से अपने आप को लेबल कर लेंगे या लोगों की बात मान लेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा, ऑलवेज हैव पॉजिटिव सेल्फ टॉक विद यू, बिकॉज नेगेटिव वाला भी इमेजिनरी है, पॉजिटिव वाला भी इमेजिनरी है। तो क्यों ना अपने बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचा जाए। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा वेरी स्लो लर्नर की, बिकॉज मेरी नजर में कोई टॉपर नहीं है, कोई मीडियोकर नहीं है, कोई लो स्कोरर नहीं है। मेरी नजर में एक बच्चा है जो एक बार में सीख गया, एक बच्चा है जो 4 बार में सीख रहा है, और एक बच्चा है जो 10 बार में सीख रहा है। अब अगर तीनों सीख जाते हैं तो टॉपर में आ जाते हैं। एक बच्चा है जो 4 बार में सीख सकता है, उसने 4 बार डाउट पूछा और सीख गया। एक बच्चा है जो ड्यू टू सम रीजन 2 या 3 पे रुक गया, तो वो नहीं सीख पाया। और जो 10 बारी तक डाउट नहीं पूछ पाया, वो कभी नहीं सीख पाया। तो प्रॉब्लम बस ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो वन साइज फिट्स ऑल है, जबकि वन साइज डजंट फिट्स ऑल। तो इसलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं वेरी स्लो लर्नर के एनालिसिस से। तो देखो बच्चों, अगर हमारा स्कोर बहुत कम है या किसी भी रीजंस की वजह से उम्मीद से भी कम है, तो मैं आपको बोलूंगा यहां पे आप एक ऑनेस्ट एनालिसिस करिए कि ये किस वजह से था। क्या ये कोई डिस्ट्रैक्शन था, या हमने मेहनत ही नहीं की, या मेरे को 10 बार डाउट पूछना था, मैं 9 बार पूछ के रह गया। मैं आपको अपने आप को मैंने रॉन्ग लेबल कर लिया कि मैं फेलियर। ऑनेस्ट ये एनालिसिस करिए, राइट। और अगर आप स्लो लर्नर हैं तो मैं आपको बोलूंगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में डाउट्स पूछना एंड क्लियर करना। तो मैं यहां पे आपको एक ही सलाह दूंगा, बी डिसिप्लिन। क्योंकि जो स्लो लर्नर होते हैं, जब उन्हें बहुत टाइम लगता है किसी चीज को समझने में, तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। जैसे हम इनडिसिप्लिन बोलते हैं कि फिर ध्यान नहीं देना अगली क्लास में, या अगले चैप्टर पे ध्यान नहीं देना, या क्वेश्चंस जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना, वो राइट क्वेश्चन पूछने से भी हो जाती है। तो ट्राई टू आस्क राइट क्वेश्चन, हमेशा राइट क्वेश्चन पूछो, राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एक जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी समझदारी नहीं है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, लेट से
एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसी के जैसे क्वेश्चन बार बार कर रहे, अब वो बेनिफिशियल नहीं है, वो आप सीख चुके हो। अब आपको दूसरा कंसेप्ट, दूसरा सही क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। अब आजकल मेंटरशिप और डिसीजंस भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, तो मैं ये बोलूंगा सबसे पहले, चाहे आप स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो या वेरी फास्ट लर्नर हो, आपको सबसे पहले देखना है कि जो डिसीजन है वो आपका है या इन्फ्लुएंस डिसीजन है। जैसे ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि बॉर्नविटा हैज 85% शुगर, लेकिन जब तक ये बात पब्लिकली हाईलाइट नहीं की, किसी भी ने भी चेक नहीं किया, सब मोस्टली लोग दूध में बॉर्नविटा मिला के पिला रहे थे एंड कंसीडरिंग इट एज अ हेल्थ ड्रिंक। तो कई बार हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना कि चीजों को चेक ही नहीं करते, ऐसा लगता है ये तो ऑब्वियस है। तो चीजें कितनी भी हाईली ऑब्वियस क्यों ना लग रही हूं, ऑलवेज वेरीफाई फैक्ट्स। मैंने एक चीज तो सीख ली 11 12 प्लस आज तक के अपने करियर में, एवरीथिंग हैज अ सिस्टम। हर चीज का सिस्टम होता है, हर चीज का सिस्टम बनाया जा सकता है, हर चीज को अगर उस तरीके से ही करेंगे तो होगी और वही रिजल्ट आएगा, और उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन आएगा तो रिजल्ट में चेंज आएगा। एंड अगर हम सोचें तो उस बात को सोच भी सकते हैं, बस हमें सोचना है। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे माइंड में कोई भी चीज ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करनी है, किसी भी चीज को सबसे पहले खुद से वेरीफाई करना है। जैसे अगर मैं बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा तरीका सोचने का लगता है सिलोजिज्म, क्योंकि क्यों किसी के ऊपर भरोसे रहना। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है ये मुझे बहुत सही लगती है। जैसे स्ट्रेट असर्शन एंड रीजन, असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू है, तो इससे हम आराम से इंटरप्रेट कर लेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि लेट से स्टेटमेंट 1 हार्ड वर्क किया, ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 रिजल्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो देखो आप ये दो स्टेटमेंट लिखते ही सभी के दिमाग में तीसरी स्टेटमेंट या कंक्लूजन आ गया। क्या कंक्लूजन आया? इसका मतलब कि डायरेक्शन में प्रॉब्लम था। अगर हार्डवर्क के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली डायरेक्शन मिसिंग थी। यहां पे हम सही तरीके से नहीं पढ़ रहे थे, सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, रिलेवेंट स्टडी नहीं थी या इनडिसिप्लिन था। तो मैं आपको बोलूंगा कुछ भी चीजें ऐसे पॉइंटर्स में लिखिए, ट्राई करिए, हर चीज का सिस्टम होता है ये मान लो, पहली चीज। दूसरी चीज वेरीफाई करो डिसीजन इन्फ्लुएंस तो नहीं है, ठीक है। जैसे दूध में बॉर्नविटा मिलाने से दूध की क्वालिटी गिर रही है एक्चुअल में, बट ड्यू टू सोशल या पीयर प्रेशर वी आर डूइंग इट। तो कई बार हम कुछ चीजें ऐसी तो नहीं कर रहे, ऐसे ही तो साइंस नहीं ले रहे, ऐसे ही तो जेई नीट की तैयारी नहीं कर रहे, क्या हमारे पास एक इसके क्रिस्टल क्लियर रीजन है? तो स्लो लर्नर्स को मैं बस एक ही सलाह दूंगा, थिंक क्लियरली। आपको बस एक ही प्रैक्टिस करनी है, क्लियरली सोचना है एंड हैव डिसिप्लिन। सर करियर के बारे में भी बताओ, अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो बोलूंगा कि बेस्ट वे होता है रीस्टार्ट। आप रीस्टार्ट करो, राइट। तो यहां पे मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, अगर वेरी स्लो लर्नर है तो डेफिनेटली स्कोर इज वेरी वेरी लेस, तो आप रीस्टार्ट करिए, सारी मिस्टेक्स को इवैल्यूएट करिए। ये मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या सोसाइटी में लोग बोल क्या कहेंगे। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो आपकी सैलरी जो भी लगेगी जॉब में, लेट्स से दैट इज एक्स, और अगर आज आपने दोबारा रीस्टार्ट किया और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके फिर चलते रहे तो आपकी सैलरी जो वाई होगी वो एक्स से ग्रेटर होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब आप सोचो वो एक्स वाई का डिफरेंस कितना होगा। लेट्स से एक सैलरी पैकेज है 1 लाख पर मंथ, एक सैलरी पैकेज है 5 लाख पर मंथ। अगर आज 12th में ही दोबारा रीस्टार्ट करके मेहनत करके मैं अपने को 1 से चलो 5 पे नहीं ले जा सकता, 2 पे भी ले जा सकता हूं, तो मेरे को रियल लाइफ में 1 से 2 पे सैलरी पे आने में मेरे को 2 to 3 इयर्स लग जाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं इस तरीके से सोचना है कि 1 ईयर लगा के मैं वो लास्ट के टाइम को बचा रहा हूं। एक वे ऑफ थिंकिंग ये है, लेकिन अब इसको हमेशा बहुत सीरियसली नहीं लेना है कि अरे ये तो बड़ा सही तरीका है, तो अब हर इंसान को यहीं पे सारी मेहनत करनी चाहिए। वैसे करनी तो यहीं चाहिए, क्योंकि यहां कंपटीशन सबसे कम है, साइंस वाले कैंडिडेट सबसे कम है। इसके बाद जो भी एग्जाम होगा वहां पर सबसे ज्यादा लोग होंगे, सारे स्ट्रीम्स के लोग होंगे,
और यहाँ तो एग्जाम आज सिर्फ IQ प्रैक्टिस हार्डवर्क पे डिपेंड कर रहा है। आगे तो पर्सनालिटी भी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारी चीजों पे भी सक्सेस मैटर करता है। तो ट्रुथ तो यही है कि यही है, लेकिन कई बार चीजें वर्क नहीं कर रही होती हैं। अगर चीजें वर्क नहीं कर रही है तो मूव ऑन करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर हमने रीस्टार्ट कर लिया है 2-3 बार, तो फिर अब हमें सोचना चाहिए कि ठीक है अब चेंज कर लेना है, ईगो पे नहीं लेना है, एकदम फ्लेक्सिबल रहना है हमें। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों की सोच बदल जाएगी। मैं अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। इतने स्लो लर्नर थे कि सब कह रहे थे साइंस मत लो, एंड दे स्कोर 95 इन केमिस्ट्री। मतलब उस बच्चे ने 95 स्कोर किया है। ऐसे तो मतलब हार्डवर्क अगर आपने, मतलब मैंने बोला ना, आपने अपना माइंडसेट बदल दिया ना एक बार, तो सब कुछ सही हो जाए, राइट। तो वेरी स्लो लर्नर को एक फ्रेश रीस्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विद अ फ्रेश माइंडसेट। यस, यहाँ पेरेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और अगर पेरेंट बिकॉज ऑफ पीयर ग्रुप या कुछ कभी कभार गुस्से में कुछ कह रहे हैं, तो दिस इज टेम्परेरी, कुछ टाइम बाद वो आपको सपोर्ट ही करेंगे। पेरेंट आपको सपोर्ट करने वाले, क्योंकि आज आप 12th में यहाँ तक पहुंचे हो तो पेरेंट के सपोर्ट से ही पहुंचे हो। उन्होंने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, स्कूल में एडमिशन दिलवाया हर जगह के, तभी आप यहाँ हो। तो ये तो कभी मत सोचना कि पेरेंट सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, उनका तरीका थोड़ा अलग है, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने मतभेद को मन भेद मान लिया। मतलब सिर्फ थॉट प्रोसेस अलग होना अगर है, उसकी वजह से तुमने सोच लिया कि सब कुछ अलग है, तो वो एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, स्लो लर्नर्स। इन्हें मैं मीडियोकर कैटेगरी में बोलता हूं। अगर हमारी परसेंटेज 60 to 80, ये जो कैटेगरी है, दिस इज मोस्ट डेंजरस कैटेगरी। वाई दिस इज मोस्ट डेंजरस कैटेगरी? इसको मैं मोस्ट डेंजरस कैटेगरी इसलिए बोलता हूं बिकॉज ये वो कैटेगरी है जो हमेशा सेल्फ डाउट में रहती है, ऑलवेज इन सेल्फ डाउट। वाई इट इज डेंजरस? बिकॉज दिस कैटेगरी इज ऑलवेज इन सेल्फ डाउट। क्योंकि टॉपर्स को वैलिडेशन मिल जाता है, ठीक है, हालांकि वो अटेंशन होता है, बट वैलिडेशन लगता है। बट यहां पर उन्हें सेल्फ डाउट इसलिए होता है बिकॉज अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है जो वो सोच रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने जैसे बोला, हर चीज का सिस्टम होता है। तो यहां पे भी आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं, लेट से आप कोई कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं या आप जेई या नीट डिसाइड कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग पे काम करिए। जनरली जो मीडियोकर के साथ प्रॉब्लम है वो सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम है। सेल्फ डाउट की वजह से वो बीच बीच में आउट ऑफ द टच हो जाते हैं। आउट ऑफ द टच होने की वजह से जो गैप आता है, दिस इज इरेगुलरिटी, ठीक है। दिस इरेगुलरिटी कैन बी कंसिडर्ड बाय समवन एज इनडिसिप्लिन। कुछ लोग इसे इनडिसिप्लिन भी कह सकते हैं। तो यहां पर जो सेल्फ डाउट की वजह से कई बार टाइम भी ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से बाउंस बैक टाइम भी इनका ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं इसे बहुत डेंजरस कैटेगरी बोलता हूं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम शुरू होती है सेल्फ डाउट से, ठीक है। वेरी स्लो लर्नर को तो या तो खुद में नेगेटिव थॉट आ जाता है या लोग उन्हें रियलाइज करवा देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसमें भी कुछ लोग अच्छा करते हैं। मेरे पास बहुत है, आप मुझे कमेंट करना अपनी कैटेगरी में, आपको एग्जांपल्स दूंगा। और जो मीडियोकर यहाँ पे आते हैं ये सेल्फ डाउट पे रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं बोलूंगा आपके जो डाउट है लिखो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भी डाल रहा हूँ अपने पूरे एनालिसिस के लिए, वो लिखो क्लियर कट, जैसे मैं बोल रहा हूँ हर चीज का सिस्टम है, और अपने उस सेल्फ डाउट को क्लियर करो। सेल्फ डाउट को क्लियर करते ही, जैसे ही अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सोच के लग जाओ कि मैं कर दूंगा। कोई कॉलेज ऑप्ट किया है तो समझ जाना कि ये जो मिस्टेक्स किए मैं आगे वहां कवर कर लूंगा। बिकॉज अगेन ड्रॉप करना भी, मतलब करियर सिर्फ इसी बात पे डिपेंड नहीं करता कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी क्या है, और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपर्स कैटेगरी। टॉपर्स कैटेगरी में बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टॉपर को ये तो पता है कि 90% एंड 95% डज नॉट गारंटी माई सक्सेस इन जेई मेंस, नीट और एडवांस। बट यहाँ पे वो पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो उनको प्रॉब्लम देता है। तो टॉपर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीयर प्रेशर। आउट ऑफ दिस पीयर प्रेशर वो अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं कर सकते।
या करना भी चाहते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये तेरे को लग रही है प्रॉब्लम, ये है नहीं, जबकि वो एक्चुअल में होती है। तो टॉपर की तो सबसे बड़ी दिक्कत है वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस किससे करे, शेयर किससे करे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहां पे मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपका ये जो पीयर प्रेशर है इसको इसको बिल्कुल इग्नोर करो। आपकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करो और कहीं ना कहीं से आप इसका आंसर ढूंढ लोगे। देर आर मैनी गुड मेंटर्स ऑन यूट्यूब जिन्हें आप अपनी कमेंट करोगे प्रॉब्लम, वो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो बस एक और प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व किया टॉपर्स में, वो एक टीचर पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आप पूरी रिसर्च करके एक मेंटोर, एक टीचर ढूंढ लो और फॉलो। तो सिंगल सोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, मैं बताता हूं जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूं पढ़ाना, तो दिमाग में रहता है कि मेरे ये फ्लो चलेगा, फिर ये चलेगा, उसको मैं यहाँ रिलेट करूंगा, यहाँ रिलेट करूंगा। लेट से किसी और का स्टाइल कुछ और है, तो अब आपको क्या लगेगा, सर ने ये नहीं पढ़ाया, उन सर ने तो ये पढ़ाया, पता चल रहा है ये चीज मैं आगे पढ़ा रहा हूं, राइट। तो सबका स्टाइल अलग है। तो टीचर सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है, एक्सपीरियंस्ड एंड रिजल्ट, प्लस आपको उसका समझ भी आना चाहिए। अब समझ आने का ये मतलब नहीं है कि पेपर का लेवल ये है, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो समझ आएगा ही, लेकिन पेपर नहीं निकलेगा। तो टीचर यहाँ जो लेवल है वहां तक तो पढ़ाए ही, ठीक है, क्योंकि आपको अपना लेवल बढ़ाना है। टीचर के लेवल घटाने से एग्जाम का लेवल कम नहीं होना है, क्योंकि आपको नीट क्रैक करना है, उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को क्लियर नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बस एक बात बोलूंगा, रिजल्ट लाने के लिए सच बोलने वाले टीचर की जो बहुत जरूरत है और सच सुनने वाले स्टूडेंट की बहुत जरूरत है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो रिजल्ट आ जाता है। नाउ अब अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये तो मैंने बताया है स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, उनकी प्रॉब्लम एंड उनके सॉल्यूशंस भी। अब अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं डेटा बता देता हूं। जनरली जो बच्चा बोर्ड में 85 या 90% प्लस लाता है, वो ड्रॉप करता है तो उसका सक्सेस रेट हाई होता है। वाई? क्योंकि उसने सारे बेसिस, डेफिनेशन, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन लर्न कर रखी। उससे पहले उसे अगर, इसीलिए मैं कैटेगराइज करूंगा ड्रॉपर स्ट्रेटजी को कि क्या आपका 90% है या फिर आपका 60 टू 90 बोल देता हूं, या फिर लेस देन 60। ऑब्वियसली एक चीज तो हमेशा ही मैटर करेगी, व्हाट इज योर माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट चेंज होते ही ना पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाता है। आप अपने आप को सोचो वी आर स्ट्रॉन्ग। आप ये बताओ, जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एनालॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूं एक इंसान डेली एक अच्छी डाइट फॉलो करे, अच्छा खाना खाए और एक्सरसाइज करे, बताओ कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होगी? होगी, बस 19-20 का फर्क होगा। सेम वे अगर आप जो चीजें एक सिस्टमैटिक है ड्रॉपर के लिए, राइट, तो जो चीजें सिस्टमैटिक है किसी ड्रॉपर के लिए अगर आप वो करोगे तो क्यों नहीं होगा। बस अब यहां पे एक और चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, जब आप जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने या रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो क्या सीधे 10 किलोमीटर से शुरू करते हैं? हालांकि जो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है वो 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो क्या मुझे डे 1 पे 10 किलोमीटर स्टार्ट करना चाहिए या फिर सीधे 100 किलो उठाना चाहिए वेट जिम में? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लूंगा, अगर मैंने एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लिया तो मेंस भी हो गया, एनसीईआरटी भी हो गया, नीट भी हो गया, सब हो गया। बट एडवांस लेवल क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉन्सेप्ट्स, मींस दिस इज हायर वेट। तो क्या लगता है सीधे यही उठा लेना चाहिए? नहीं। तो सेम एनालॉजी ब्रेन के साथ भी चलती है कि पहले हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने चाहिए, फिर हमें, जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट बोलूंगा, फिर हमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट करने चाहिए, फिर हमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन करना चाहिए। इस तरीके से चलना चाहिए। जैसे मैं आपको खुद बता रहा हूं, मेरे पास कई बच्चे आते हैं या पास मेरे स्टूडेंट्स, तो मैं उन्हें बोलता हूं कि ये वाला क्वेश्चन मत करो, ये मत करो, ये करो, पहले ये करो। वाई? बिकॉज आई नो कि ये करने से कंसेप्ट बिल्ड होगा, तब उससे ऊपर वाला कंसेप्ट कर पाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट शॉर्टकट अपनाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सीढ़ी क्यों चलनी, सीधे मैं पैर उठा के रख देता हूँ टॉप फ्लोर पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एडवांस लेवल करने से बाकी लेवल कवर नहीं होंगे, मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग जिसे लेवल 1 बोलते हैं, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन जिसे लेवल 2 बोलते हैं, फिर एडवांस जिसे लेवल 3, जिसके वजह से मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज डोंट स्किप एनी लेवल। आई गेस आपको एनालॉजी समझ आ गई है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन कर लो बाकी करने की जरूरत नहीं है, नो शॉर्टकट्स। ठीक है, अब जैसे ही मेरे दिमाग में शॉर्टकट वर्ड आया तो मेरे दिमाग में एक और बात आई, आजकल ना एक बड़ा खतरनाक शब्द चल रहा है मार्केट में, स्मार्ट वर्क। देखो स्मार्ट वर्क कब होता है, जब बाकी लोग स्मार्ट ना हो। जितने लोग जेई नीट एग्जाम निकाल रहे हैं वो सब स्मार्ट है, और जब सारे स्मार्ट होते हैं तो हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। इसलिए स्मार्ट वर्क पे तो क्रॉस लगा दो, क्योंकि जिनसे आपका कंपटीशन है वो सब स्मार्ट है, राइट। इसलिए ये स्मार्ट वर्क पे के चक्कर में नहीं पड़ो, सिर्फ हार्ड वर्क करो। फिर भी सर स्मार्ट वर्क तो होता है, स्मार्ट वर्क होता है रिसोर्सेज का बेस्ट यूज, और ये भी पता करना कि रिसोर्सेज हैं भी या नहीं, राइट। जैसे कि अगर थर्स्टी क्रो आज के डेट में लिखी जाती तो क्रो स्टोन्स की जगह क्या कर रहा होता, बताओ, स्ट्रॉ यूज कर रहा होता, राइट। तो ऐसे ही पुराने जमाने में अगर डिगिंग हाथ से होती थी, आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में अगर कोई शॉवल से करे डिगिंग तो वो भी वेस्टेज है, स्मार्ट वर्क नहीं है। आज के टाइम में एक्सकेवेटर है। तो स्मार्ट वर्क है सारे रिसोर्सेज का यूज करना, और हार्ड वर्क वहां भी करना ही है, ओके। तो ये स्मार्ट वर्क के चक्कर में नहीं फंसना। तो ड्रॉपर्स में अगर 90% है तो मैं आपको बोलूंगा कि फंडामेंटली यू आर, मतलब फैक्ट इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। अब आपको सिर्फ रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब इनिशियली 1 टेस्ट पर मंथ, आफ्टर 2 मंथ 2 टेस्ट, एंड आफ्टर 6 मंथ 3 टेस्ट, एंड आफ्टर दैट एज पर योर इंस्टीट्यूट। टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 60 to 90% वाले केसेस में मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। उसे रिकॉल करने के लिए आप पहले जैसे शुरू में छोटे छोटे टेस्ट दें, माइक्रो टेस्ट। माइक्रो टेस्ट मतलब लेट से मुझे बफर में प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ बफर के क्वेश्चन पे टेस्ट दूंगा। मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसी पे क्वेश्चन दूंगा। माइक्रो टेस्ट इन फर्स्ट 3 months एंड ऑन यू, मतलब 1 to 3 में सभी कैटेगरी को लेते हुए कह रहा हूं। मतलब अब ऑब्वियसली अब जैसे आप अपने मेंटर के टच में होंगे तो आपको बता देगा कि यस अब आप मूव ऑन कर जाओ। फिर उसके बाद आप फुल चैप्टर टेस्ट देने लग जाओ। आफ्टर 3 months फुल चैप्टर टेस्ट 2, फिर उसके बाद अगले 3 months में फुल चैप्टर टेस्ट, यू कैन से इट कैन बी इंक्रीज। देखो मैं मिनिमम नंबर लिख रहा हूं, इसे 3 to 6 किया जा सकता है, राइट। अब आते हैं लेस देन 60%। लेस देन 60% वाले बच्चे को अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और इनके माइक्रो टेस्ट पर वीक देने चाहिए। जो भी कंसेप्ट सीखा उसका माइक्रो टेस्ट उसी वीक, ऐसा 3 months तक करना चाहिए। जैसी कॉन्फिडेंस आए सेम स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि 3 लोग जिम में गए, एक का वेट है 40 kg, एक का वेट है 60 kg, एक का वेट है 90 kg। तो एक को क्या करना है, आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो गलती कर रहा है, वेट घटाना है। एक के बहुत कम है तो उसको पहले अपने आप को स्टेबल करना है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए कि ड्रॉपर बच्चे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। और अगेन मैं जो बोलता हूं 3R इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइफ टाइम। रिकॉल, ठीक है, हमेशा क्या करना है, रिकॉल। रेस्ट, हमेशा 8 hours की नींद चाहिए ही चाहिए। रिजेक्ट नेगेटिव पीपल, नेगेटिव टॉक्स, एवरीथिंग रिजेक्ट दोज हु डिस्करेज। नॉन ड्रॉपर्स, अब नॉन ड्रॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी है। नॉन ड्रॉपर्स के लिए मैं यही बात बोलूंगा, आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खैर ये इंडिया में सबके साथ ही है, कि जो मुझे लग रहा है क्या वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और बाद में पता चला कंप्यूटर इंटरेस्ट ही नहीं था। आज भी अब वो कई बार इन्फ्लुएंस होता है, और ये चलता है। जैसे एक जमाने में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी लोगों की, फिर कभी एस्ट्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई,
फिर कभी, अब जैसे आज बताएं तो गेमिंग, तो देखो कुछ चीजें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, जैसे हम एक बहुत अच्छे गेमर बनना चाहते हैं या गेमिंग में बहुत स्कोप है, या अगर मैं आपसे पूछूं आप बहुत अच्छे रीडर हैं, आपने बुक पढ़ी और अगर आप आंसर दे हैरी पॉटर, तो मतलब कुछ चीजें ये इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस डिसीजन को समझो, वो कैसे समझा जा सकता है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस, आप इसको बहुत आराम से समझ सकते हो, जिसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूं हमेशा, कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो अगर आप बॉलीवुड में बताते हैं दैट डिसीजन इज मोर और लेस, देखिए हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस तो होता है बट मोर और लेस एक्यूरेट। बट अगर आपसे मैं हॉलीवुड का फेवरेट एक्टर पूछूं तो वो इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है आप कौन सी मूवी की सीरीज देखते हुए बड़े हुए हैं। जिस हॉलीवुड मूवी की सीरीज देखते हुए बड़े होंगे वही आपका फेवरेट एक्टर होगा। ये आप सभी से आपस में अपने पीयर ग्रुप में वेरीफाई कर लेना ये चीज। और अब बॉलीवुड में तो सारी मूवीज देखिए, यहाँ पे आपका डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट है। तो डिसीजन चेक करिए, इन्फ्लुएंस तो नहीं है कि फैमिली में डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, फैमिली में इंजीनियर है मुझे भी इंजीनियर, फैमिली में लॉयर है तो मुझे भी लॉयर बनना है, फैमिली में सीए है तो मुझे भी सीए करनी है, एमबीए किया है सबने मैं भी एमबीए करूंगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डीप डाइव करना है। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, और एक बार इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो अभी उसका प्लान, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे बहुत ही रिगरस प्लान बना लेना है, बट एक ओवरले तो लेआउट तो क्रिएट हो जाना चाहिए आपका, कि उसके बाद क्या करेंगे। ये नहीं कि ये तो हो जाए फिर करेंगे, मैं ज्यादातर बच्चों से पूछता हूँ कहते हैं ये हो जाए तब बताऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको आज ही डिसाइड करना है कि अगर मैं इंजीनियर डॉक्टर का कुछ और चूज कर रहा हूं, अगर मैं बीबीए चूज कर रहा हूं, राइट, अगर मैं बीएससी चूज कर रहा हूं, या मैं अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर रहा हूं, ठीक है, सीए या सीएस, ठीक है, कुछ भी चेंज कर रहा हूं तो आपको फर्दर पता होना चाहिए उसके बाद क्या करूं। ब्लैंक ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं करना है। पैसा तो ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस नहीं आएगा। और उसके बाद आप जो भी कैटेगरी चूज करें, कोई कुछ भी कहे क्विट नहीं करना, कोई कुछ भी कहे क्विट नहीं करना। आप किसी भी काम को लगातार करते रहोगे ना, सक्सेसफुल हो ही जाओगे। बस छोड़ना नहीं है। कोई 2 साल में होगा, कोई 4 में होगा, कोई 6 में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड जब सब सेम लेवल पे आ जाते कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो आपको जो भी चूज करो, मेरा ये कहना है जो भी आप चूज करो उसको क्विट मत करना। सर ये बात तो अभी भी ट्रू हो सकती है, साइंस क्विट करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे चलो आपको रियलाइज हुआ कि ये मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए ना। अभी मैं कह रहा हूं क्यों, क्योंकि चलो अभी आपने पीयर प्रेशर में या पीयर ग्रुप में या इन्फ्लुएंस होकर कुछ डिसीजंस लिए, लेकिन आज डिसीजन आपका होना चाहिए, करेक्ट। तो नॉन ड्रॉपर्स के लिए एक ही स्ट्रेटजी है, क्या, जो भी ऑप्ट करें नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए और क्विट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा डेटा बताता हूं, मोर देन 50% लोग 12th के बाद साइंस छोड़ देते हैं, मोर देन 90% लोग ग्रेजुएशन के बाद छोड़ देते हैं। साइंस परस्यू नहीं करता कोई हायर लेवल तक, बहुत ही कम, लेस देन 1% डेटा है। तो अगर आपने साइंस ही परस्यू कर लिया ना एंड तक, यू विल बी आउटस्टैंडिंग इन योर करियर, जो भी आपने सिलेक्ट किया है। लेकिन ये चीज सभी के लिए ट्रू है, लोग जो भी अपनी चीजें सिलेक्ट करते हैं ना उस पर लगे नहीं रहते, उस काम पे स्विच करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। नहीं, आपने अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चूज किया है एंड तक वहीं जाना है, बीएससी चूज किया है एंड तक वहीं जाना है, एमएससी रिसर्च जो भी प्लान कर रहे हैं, सीएस एंड तक, तो वो हो ही जाएगा, क्विट नहीं करना है, बस एक ही चीज। तो यहां पे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है एंड डोंट क्विट। नेक्स्ट, माइंडसेट। फेलियर क्या है, सक्सेस क्या है। तो मैं तो पहले ये बोलूंगा, इन बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग ही करना बंद कर दो। फेलियर बात करने के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, सक्सेस क्या है बात करने में मजा आता है, बात ऐसे शब्द को। अब सोचो मैं आप बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि पेपर में मार्क्स कम आए, हाँ तो मजा नहीं आ रहा ना बात करने में, गॉसिप करने में, ठीक है। अब ऐसे बोलूँ यार वो फेल हो गया, ठीक है, मार्क्स कम आने में तो ये बोल रहा हूँ फेल हो गया, यार वो तो सक्सेसफुल हो गया, तो मजा आ रहा है ना बात करने। तो कई बार क्या वो क्या डोपामाइन, वो टेम्परेरी थोड़ा सा थ्रिल के लिए भी वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप यूजिंग दीज टू वर्ड्स, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या फेलियर होता है, आज तक मुझे तो नहीं पता,
मुझे ये भी नहीं पता आज तक सक्सेस क्या होती है। मैं अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को सक्सेस मानता था ना, वो अटेन करके मेरे को कुछ ऐसा हैप्पीनेस वाला फील आया नहीं है। और ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ। मैंने मोस्टली लोगों को ऐसा देखा है। तो आप बस ये सोचिए कि यहाँ पे ये सोचिए कि क्या है दिस मेथड या टेक्निक या वे, मेथड डोंट या डिडंट वर्क। या तो वो तरीका काम करता है जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, वो मेथड वर्क, वो तरीका काम करता है। तो आपकी पूरी लाइफ सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चन के बीच में रहनी चाहिए, ये वेज काम करते हैं, ये वेज काम नहीं करते। वही थॉमस एडिसन वाला कॉन्सेप्ट कि मैंने बल्ब का आविष्कार नहीं किया, मैंने ये ढूंढा कि वो 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। तो नथिंग इज सक्सेस, नथिंग इज फेलियर। जो फेलियर है, मैं एक तरीके से काम कर रहा था, मेरा वो तरीका काम नहीं आया, बस। जो जो सक्सेस हो गया मेरा फ्रेंड, वो उस तरीके से काम कर रहा था जो काम वर्क कर रहा था। बस प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने चेक नहीं किया कि मेरे तरीके से रिजल्ट आएगा या नहीं। अब मैंने ये लर्न कर लिया है, अब मैं हमेशा एनालाइज करते हुए चलूंगा। और आई एम नॉट परफेक्ट, दोबारा भी भविष्य में गलती करूंगा कि ये चीज काम करती है या नहीं करती है। करेक्ट। तो माइंडसेट का चेंज होना बहुत जरूरी है। आप अपना माइंडसेट चेंज करिए। तो जैसे मेरा माइंडसेट बस एक ही चीज ने बदला है, किस शब्द ने, कि अगर मैं सोच रहा हूं कि आई एम ए फेलियर, ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और मैं सोच रहा हूँ आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो क्यों ना मैं पॉजिटिव ऑप्ट करूं। बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट तो सबने कर दिया है कि नेगेटिव थॉट से जितना वेट उठाते हैं, पॉजिटिव से उससे ज्यादा थॉट वेट उठा लेते हैं। तो फिर तो मैं, जब मुझे हाइपोथेटिकली इमेजिन करना है, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव थॉट पिक करूं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज थिंक आई एम अ विनर। और मैं आपको भी कह रहा हूँ, थिंक योरसेल्फ एज अ विनर एंड यू आर एक्चुअली अ विनर। वो लोगों का देखने का तरीका अलग है, राइट। तो सबसे पहले हमें किस पे काम करना है, माइंडसेट। तो आई होप 12th रिजल्ट्स के बाद हमने काफी बातें की। अभी भी मन में कोई डाउट है, कुछ भी आ रहा है, कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई यू। तो क्या बोलूं मैं आपको, मैं बोलूंगा कि लोग आपको लेबल करेंगे, वो उनकी टेंशन है, आप खुद को लेबल मत करना। क्योंकि मैंने कहीं सुना है, लेबल एक बार चिपका देते हैं, लेकिन जब उखाड़ते हैं ना, तो दर्द भी होता है और कुछ ना कुछ वो अपना निशान छोड़ के जाता है। तो लेबल लगाओ ही क्यों, बोल दो कि ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, जो होगा वो भी हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। और अगर लेबल ही करना है अपने आप को, तो मैं विनर हूँ, कोई कुछ भी गया, आई एम विनर, राइट। मैं हमेशा वो तरीके ढूंढता हूँ जो काम करते हैं, एक आधा नहीं करते, ठीक है, कई बार पहले वही हाथ लग जाते हैं, सिंपल, राइट। सो तो बच्चों, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट करना। मैं अपने इसको सीबीएसई रिजल्ट डिस्कशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।